हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे होंगे ये हम है ना क्या आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू ऑल कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे एंड स्टूडेंट्स के बहुत डाउट्स थे और मुझे वो रिमाइंड करने बहुत मुश्किल हो रहे थे। सो दैट्स वाई मैंने कमेंट खोले हैं। मैं साथ साथ में कमेंट्स पढ़ूंगी एंड आई विल सॉर्ट ऑल योर डाउट्स। ओके, तो सबसे पहले ये जो लिखा है मोनिका ने कि आउटस्टैंडिंग चेक और आउटस्टेशन चेक दे बोथ फॉल इन द अनकलेक्टेड चेक। क्या आप वीडियो ध्यान से नहीं सुनते हो? उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि आउटस्टैंडिंग चेक और आउटस्टेशन चेक बिल्कुल डिफरेंट है। आउटस्टैंडिंग चेक क्या होता है? वो चेक जो कि इशू हो गया है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है बैंक में, इन कैश नहीं करवाया गया। वेराज आउट स्टेशन चेक वो था कि या एक जगह पर उसको इशू कराया गया लेकिन कहीं और जाकर इंटर स्टेट हो गया या कहीं और किसी और जगह पर जाकर उसको इन कैश कराया गया। आउट स्टेशन चेक मीन्स आउट ऑफ स्टेशन जाकर इन कैश कराया, लेकिन आउटस्टैंडिंग में तो इन कैश ही नहीं कराया, तो हाउ कैन दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अनकलेक्टेड चेक्स। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर। और ये क्या है मैम? हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो ये वाउचर अप्रोच में जो हमारा नॉन कैश वाला था है ना, उसमें तो देखो वो जो है ना, एक टॉपिक आप कहीं भी पढ़ोगे ना, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग ही बताया जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को करवाया है ना, वो मैंने आपको बहुत डीपली करवाया है जाकर कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल भी आते हैं। हालांकि आपको बुक्स में बहुत रेयर मिलेंगी ये चीज़ें। उस बुक्स में जनरली सिर्फ नॉन कैश जो होता है ना, नॉन कैश का जनरली आपको बता दिया जाता है कि जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो वो होगा नॉन कैश। लेकिन बट जो नॉन कैश एक्चुअल में उसमें इंटरनल एक्सटर्नल ये बहुत डीपली आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है उसमें। तो आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हाँ, डायग्राम में था बिकॉज डायग्राम कहीं और से लिया गया था और उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल नहीं था, उसमें सिर्फ नॉन कैश था है ना। लेकिन बट उसको डीपली समझाया मैंने वो इंटरनल और एक्सटर्नल करके। ठीक है, एंड अच्छा ठीक है। ये मैंने देखा था। हाँ, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। प्रैक्टिकल्स में मैं एक सेशन लेकर आऊँगी जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही करवाऊँगी आप लोगों को। ठीक है, हम रख लेंगे जर्नल के प्रैक्टिकल्स कर लेंगे और कुछ एमसीक्यूज होंगे वो भी प्रैक्टिकली बेस्ड ही होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये शेल्जा कपूर मुझे कुछ कह रही हैं दैट यू शुड प्रैक्टिस बिफोर यू टीच, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि एक डज़न में 12 यूनिट होते हैं, सो 16 to 12। बच्चे, सबसे पहले तो आप ध्यान से वीडियोस देखिए। इट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक, बिकॉज उस वीडियो में क्लियरली दिया हुआ है कि एक डज़न का प्राइस इतना है। तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट ऑफ ईच, लाइक इफ यू इट वॉजंट लाइक यू हैव टू टॉक अबाउट ईच यूनिट। उसमें ईच यूनिट के बारे में नहीं कहा था, उसमें डज़न यूनिट के बारे में कहा था। तो डज़न में ऑलरेडी 12 आएंगे, यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 12। ओके, उसकी खुद की ही वैल्यू, एक डज़न की ही वैल्यू 100 थी। सो आप क्लियरली वीडियोस देखिए प्लीज़। और एक्सटर्नल इंटरनल तो सपोर्टिंग वाउचर, हाँ ये देखिए, ये मैंने वो बता दिया ना आपको कि जो ये है ना एक्सटर्नल और इंटरनल, ये सपोर्टिंग का जो है नॉन कैश के अंदर ही मैंने। तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो, सपोर्टिंग तो आपको दिखे, मतलब बहुत रेयर समझाया जाता है एक्सटर्नल और इंटरनल। ये अगर आप डीपली बुक्स पढ़ोगे तो तब आपको वहाँ पे आपको मिलेगा एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में, अदरवाइज वहाँ पे नहीं होता है। बुक में सिर्फ ये इसके डेबिट और क्रेडिट बताने के बाद नॉन कैश जनरली होता है कि जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो मैंने उसको मतलब ये इंटरनल और एक्सटर्नल बताने के लिए मैंने उसको उसी में इन्वॉल्व कर लिया, उसके टाइप्स में ही बता दिया क्योंकि वो इंटर रिलेटेड थे। दैट्स इट, तो इतना कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, चलो आज हम एक टॉपिक करेंगे न्यू। तो मैंने सोचा था इससे पहले मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो उसके बाद है प्रीवियस वीडियोस वी डिड नॉट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज। ओके, हाँ जी बिल्कुल, आई विल ट्राई, येस श्योर कि मैं वो एमसीक्यूज़ तो बिल्कुल ज़रूर लेकर आऊँ। पहले मैं सोच रही थी कि मैं आज एमसीक्यूज़ का सेशन रख लूँ, लेकिन बट नहीं, मैं एक टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट कराना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली है। तो फिर उसमें एक टॉपिक कर लेंगे एंड आई प्रॉमिस यू ऑल कि मैं प्रैक्टिकल्स और वीडियोज़ ज़रूर कल या परसों तक मैं ज़रूर अपलोड करवा दूँगी। ओके, तो चलिए आगे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
सबसे पहले हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या समझा रहा है कोई स्टेटमेंट, फाइनेंशियल से क्या समझा रहा है, कुछ पैसे से रिलेटेड है ना। तो इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग कि है क्या। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करती है अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटिटी। देखो, एंटिटी क्या है, फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखाती है, जो पूरा रिकॉर्ड बताती है किस चीज़ का, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हुई हैं, कुछ परचेज हुआ है, कुछ सेल हुआ है एक एंटिटी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एंटरप्राइज में। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं जो कि किस चीज़ की है, क्वांटिटी। मैंने क्या बताया था, हम लोग किसकी बात करते हैं, क्वांटिटी, अमाउंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हम क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करने के लिए चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मींस कितनी ताकतवर है फाइनेंशियली एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सस्टेन करने के लिए। उसके बाद परफॉर्मेंस उसकी किस तरीके से, और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होती है कि अगर उसकी सेट सारी बेच दी जाए और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पे आउट हो जाए, तो फिर भी क्या वो प्रॉफिट कमा सकती है या नहीं। ठीक है, सस्टेन कर सकती है वो मार्केट में। इसीलिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या बताती है, हमें फाइनेंशियल इफेक्ट बताती है एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस होने के, कि अगर सेल हो रही है या परचेज हो रहा है तो जो हमारी एंटिटी है वो क्या, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर लॉस में जा रही है। ये देखने के लिए इसको हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एंड द इवेंट्स ऑन द एंटिटी, इवेंट मतलब कुछ भी जो जैसे सेल परचेज हो रहा है, इसको इवेंट का नाम दिया है, कोई भी हैपनिंग्स हो रही हैं। ओके, पता लग गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, रिकॉर्ड है किस चीज़ का, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का बिजनेस की, कि वेदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है या लॉस में जा रही है, क्या वो सस्टेन कर, क्या वो रह सकती है मार्केट में, कॉम्पिटिशन से, कॉम्पिटिटर्स से कम्पीट कर सकती है या नहीं। इसलिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये 4 तरह, इसको पता है जो है ये 4 तरह की होती है। सबसे पहली मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो है पहली है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको हम क्या कहते हैं, और बैलेंस शीट भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बैलेंस शीट, है ना, ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरीके से। तो वही अकाउंट्स हम लोग आज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सिर्फ एक ही करवाऊंगी आप लोग, क्योंकि ये बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है, तो मैं सिर्फ आज एक ही समझाऊंगी, जो कि है फाइनेंशियल पोजीशन का। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको क्या कहते हैं हम, और इसका नाम एक क्या है, बैलेंस शीट भी है इसका दूसरा नाम। और ये प्रेजेंट क्या करती है, ये प्रेजेंट करती है फाइनेंशियल पोजीशन एंटिटी की एक पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, हमने स्टेटमेंट्स करनी है ना, तो हम 4 तरीके की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, ये एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर डेट पे। अब देखो, ये बैलेंस शीट है ना, ये बेसिकली एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर होती है, एंड में। ठीक है, और एंड ऑफ कौन से ईयर के, फाइनेंशियल ईयर के, जो कि स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल को और एंड होता है हमारा 31 मार्च को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली एंड ऑफ द ईयर पे प्रिपेयर करी जाती है, और उससे क्या पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है उस एंटिटी की। क्लियर, चलो इसके आगे हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ते हैं। इसके 3 एलिमेंट हैं, जो बैलेंस शीट है ना हमारी, इसके बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, एक तो हो गया असेट, एक हो गया लायबिलिटीज, एक होगी इक्विटी। ठीक है, एसेट्स देखते हैं हम लोग। एसेट्स क्या है, समथिंग अ बिजनेस ओन्स और कंट्रोल, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो कि बिजनेस का होता है। ठीक है ना, बिजनेस की चीज़ें होती हैं जो, वो क्या है, असेट्स होती हैं, जो कि हमें कर्जा उतारना होता है, जो किसी का हमारा नहीं होता, हमारे बिजनेस में है लेकिन बट हमने किसी को देना है वो। ठीक है, तो वो क्या है, लायबिलिटीज होती हैं। इक्विटी समझना क्या होती है, इक्विटी होती है डिफरेंस असेट और लायबिलिटी का। ठीक है, जब हम लोग असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करते हैं ना, तब हम देखते हैं कि क्या है हमारा, मतलब वेदर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस अर्न कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को इक्विटी कहते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है लायबिलिटीज और असेट्स को मतलब डिफरेंशिएट करके। ठीक है, एक बार इसका मैं पढ़ भी देती हूँ, लिखा क्या है, व्हाट द बिजनेस ओन्स टू इट्स ओनर्स। देखो, एक बिजनेस, हमेशा कहा जाता है कि एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन दोनों ही अलग अलग
एंटिटीज़ हैं। जो बिजनेस है ना उसको भी एक एंटिटी माना मतलब उसको भी एक पर्सन माना जाता है, लीगल पर्सनैलिटी है बिजनेस, ठीक है। अगर वो दिखाई नहीं देता है, बात नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि है ना कि वो मतलब उसको हम नहीं कुछ मानेंगे। लेकिन बट इसके भी जो एक बिजनेसमैन का है ना जो कुछ भी है, रूल्स रेगुलेशंस लगा लो एंटिटी के, जो भी सारी चीज़ें हैं जो जैसे एक बिजनेसमैन के ऊपर एप्लीकेबल होती है ना, उसी तरीके से वो सारी चीज़ें एक बिजनेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। दोनों के दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बिजनेस का ना फर्ज होता है कि वो कुछ दे अपने किसको, ओनर को, बिजनेसमैन को जो इतना कर रहा है बिजनेस में, ठीक है। तो वो कैसे देगा, जब वो सारे के सारी सेट बेच के अपनी लायबिलिटीज हैं जो उसको क्या कर देगा, पे आउट करेगा। दिस रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट रिमेन्स द बिजनेस आफ्टर इट्स सेट। कैपिटल क्या होती है, जो मैंने बताया था ना तुम्हें बिजनेस में हम लोग लगाते हैं ना, ये कौन सी कैपिटल की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जब हम सेट बेच देंगे ना, जो भी हमने बिजनेस में लगाई हुई है चीज़ें, ठीक है, तो फिर वो उसको बेच के फिर उस में से क्या माइनस कर देंगे, हम पे ऑफ कर देंगे, हमारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे। उससे बाद क्या बचेगी, पैसा बचेगा हमारे पास, उसको कैपिटल कहा गया, और वो क्या कहलाएगी, इक्विटी कहलाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्लासिफिकेशन करेंगे प्रॉपरली। जैसे सेट है ना, सेट का प्रॉपरली क्लासिफाई करेंगे सेट को। तो ये हमने पहले तो पढ़ लिया कि ये सेट्स क्या है। सेट है समथिंग दैट एन एंटिटी ओन्स या कंट्रोल करती है टू डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम इट्स यूज़। मतलब किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना। बिजनेस में क्या होते हैं, सेट्स होते हैं, कोई फर्नीचर है या कोई प्लांट एंड मशीनरी है, वो क्यों लगाए जाते हैं, इस्तेमाल के लिए लगाए जाते हैं ना, उसका बेनिफिट उठाया जा सके। वही है जो कि ओन करता है बिजनेस, बिजनेस के खुद का सामान है और उसका बेनिफिट उठाना है। इसको किस में क्लासीफाई करा गया, बैलेंस शीट में इसको क्लासीफाई करा गया करंट और नॉन करंट में। ये मैंने आपको बताया था, करंट असेट्स कौन सी होती हैं, करंट होती हैं जो कि एक साल में इन कैश करवा लेती हैं, नॉन करंट होती हैं जो नहीं करवाते हैं एक साल में इन कैश, ठीक है। ड्यूरेशन बताया है ना, ड्यूरेशन पे डिपेंड होती हैं ये करंट और नॉन करंट। विच द रिपोर्टिंग एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम इट्स यूज, ठीक है। एसेट से क्या करती है, बेसिकली बिजनेस जो है वो क्या करना चाहता है, उसका बेनिफिट उठाना चाहता है ना, उससे चीज़ें मैन्युफैक्चर करना चाहता है, ओके। चलो असेट का हमने मतलब पढ़ लिया है। अब असेट्स को भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे फर्दर किसके बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे, उनका नेचर किस तरीके से होता है। देखो ये करंट और नॉन करंट तो तुम्हें पता लग गया ना, पहले भी बताया मैंने। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल मैंने तुम्हें बताया था, एक बार और डिटेल में बता देती हूँ। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। नॉन करंट असेट मीन्स जो एक असेट है जो कि जरूरी नहीं है कि हम एक साल में उसको इनकैश कराएं, ठीक है ना, वो वाली असेट। और उसकी फिजिकल सब्सटेंस मीन्स फिजिकल, उसका जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हम हमारा कोई फिजिकल अपीयरेंस है ना, हमारी बुक्स हैं, कोई भी चीज़ें, फर्नीचर है, जो चीज़ें हम हाथ लगा सकते हैं, उन चीज़ों का फिजिकल अपीयरेंस होता है जिन चीज़ों को हम हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल अपीयरेंस है ना, ये जिन भी नॉन करंट एसेट का, ठीक है, उनको क्लासीफाई करते हैं हम लोग टेंजिबल में, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। टेंजिबल मीन जिसको हम टच कर सकते हैं, विच कैन बी टच्ड एंड सीन। और उसके बाद है इनटेंजिबल, मतलब जिनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो, जो कि नॉन करंट तो है लेकिन दे आर विदाउट एनी फिजिकल अपीयरेंस, उनको क्लासिफाई करते हैं हम इनटेंजिबल में। जैसे गुडविल, गुडविल मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे किसी का मान हो जाता है ना, जब हम बार बार उससे सामान लें किसी से, तो एक वो बन जाता है। अगर सपोज मैकडोनल्ड्स जाते हो आप लोग, तो अच्छी सर्विस मिली है आपको, तो नेक्स्ट टाइम आप प्रेफर करोगे कि आप वहीं जाओ और कहीं जाने से बेटर है ना, और एक पर्टिकुलर ब्रांच में ही जाओ कि वहाँ पे क्योंकि अच्छी सर्विस मेरे को प्रोवाइड होती है। तो वो क्या है, उस चीज़ की गुडविल है जो उसको खींच रही है, आप जो आपको खींच रही है उसकी तरफ, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था, एक पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट होती हैं, ये भी क्या है, इंटेंजिबल असेट है और नॉन करंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्रीज क्या होती हैं ये समझो। इन्वेंट्रीज पता है क्या होती है, इन्वेंट्री होती है जो कि चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं हमारी सेल्स में। देखो मेरा किसका व्यापार है, सोप का, मेरी फैक्ट्री किस चीज़ की है, सोप्स की फैक्ट्री है, साबुन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। साबुन बनाने के लिए
फोम हो गई, ठीक है, कोई डिटर्जेंट्स वगैरह जो भी लगते हैं, और वैक्स हो गई, परफ्यूम्स हो गए, उसके बाद लेबर हो गई, कोई मशीनरी हो गई। ये सारी चीज़ें जो कि इन्वॉल्व हो रही हैं ना, मीन्स उसको बनाने में। रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल क्या चीज़ होती है? कच्चा माल हो गया। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स मीन्स जब चीज़ पूरी की पूरी तैयार हो जाती है। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स अभी काम चल रहा है। मीन्स जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं हमारी सेल्स में, जो कि एंड में हमने चीज़ क्या करनी है? सेल करनी है। वो चीज़ें किस में आती हैं? इन्वेंट्री बैलेंस में। गुड्स को इन्वॉल्व करते हैं हम लोग बेसिकली इन्वेंट्रीज बैलेंस में, ठीक है। सारी गुड्स ली जाएंगी, ओके। चाहे रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गए, या प्रोग्रेस मतलब अभी चल रहा है काम, उसके बीच में कोई भी चीज़ें जो इन्वॉल्व हो रही हैं, चीज़ें चाहिए, कोई गुड्स चाहिए, वो चीज़ें किस में आएंगी? इन्वेंट्री के बैलेंस में। इन्वेंट्री मतलब सेल, बस इतना याद रखो, ओके। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स। ये मैंने तुम्हें अकाउंट रिसीवेबल कराया था ना, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, ये वही है। ट्रेड और अकाउंट एक ही बात है। ये किसको कहते हैं हम? वी कॉल डेटर्स। डेटर्स को कहते हैं हम लोग। ये डेटर्स कौन होते हैं? They include the amounts that are recoverable from the customers upon credit sales. Means credit means जब हमने उधार पे सेल करी हैं चीज़ें, वहाँ से जो पैसा आएगा वो क्या होगा? किस में आएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स में आएगा, ठीक है। और जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं वो क्या प्रेजेंट करते हैं? फाइनेंशियल जब हम फाइनेंशियल पोजीशन में जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स को प्रेजेंट करते हैं ना, तो हम कब प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले माइनस करने होते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स मैंने बताया था ना तुम्हें, जैसे हमने किसी से कर्जा लेना है ना, मतलब हमने कर्जा दे रखा है उसको, 1 लाख रुपए दे रखे हैं, और ऊपर से वो बैंकरप्ट हो गया वो बंदा, और अब तो मतलब उसका बेच बूझ कर उसने हमें पैसे दिए 50,000, उसने हमें कर्जा उतारा, बाकी वो 50,000 नहीं उतार सकता। तो जब हम उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स में बैलेंस शीट में जब हम डालेंगे डेटर्स को, तो हम क्या माइनस करेंगे? 1 लाख में से 50,000 माइनस करके 50,000 रखेंगे, ठीक है। जितने पैसे हमारे पास आए हैं, बाकी तो गए हैं ना, बाकी तो आए ही नहीं हमारे पास, बैड डेट हो गए, तो हमने मेंशन करना है वो, ठीक है। डेटर्स, फिर माइनस करेंगे बैड डेट्स, कितना? 50,000। क्लियर है? चलो, अब है और क्या चीज़ आती है सेट्स वाली साइड में? ये है कैश या फिर कैश इक्वलेंट। इक्वलेंट मतलब कैश के इक्वल ही कोई चीज़ें, जो कि क्या इंक्लूड करता है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में सबसे पहले हाथ में पैसे दिए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, छोटे टाइम की कोई इन्वेस्टमेंट, जैसे चेक ले लो, ट्रेजरी बिल चेक ले लो, कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड वगैरह हैं जिनको हमने इनकैश कराना है थोड़े टाइम में ही, ठीक है। तो फिर एक तरह से वो पैसा ही है हमारा, तो वो चीज़ें किस में लिखेंगे हम लोग? असेट्स में लिखेंगे, ठीक है। जो रेडी है कन्वर्ट करने के लिए हमारी शॉर्ट टर्म असेट्स, वो किस में आएंगी? कैश में, ओके। चलो, ये हमारा था सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसका? असेट्स का। क्लियर हो गया है? क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी असेट नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन का था ये, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? असेट। असेट में क्या आएंगे हमारे? कैश और कैश में इक्वलेंस आएंगे हमारे, ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे हमारे, और क्या थे हमारे? इन्वेंट्रीज थी हमारी, और उसके बाद हमारी असेट्स जितनी भी है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, करंट है, नॉन करंट है, ओके। अब हम बात करेंगे लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज बताओ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो कि हमने, हमारे पास तो है लेकिन हमारा नहीं है, वो हमने क्या करना है? वो वापस करना है, ओके। तो क्या है? लाइबिलिटी एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो कि बिजनेस ओज टू समवन, कि बिजनेस ने किसी को देनी है, एंड इट्स सेटलमेंट दैट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ कैश। वो कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग जो भी हमारे पास लाइबिलिटी है, हम उसको कैसे उतार सकते हैं? चाहे वो किसी रिसोर्स के थ्रू या फिर कैश, ठीक है। उसके बाद इसको हम किस में क्लासीफाई करते हैं लाइबिलिटीज़ को? ये हमें पता है, करंट और नॉन करंट, ये हमने किया था, है ना। करंट वही होती हैं जो कि 1 साल के अंदर अंदर हमें उसको पैसा उतारना ही उतारना होता है, और नॉन करंट क्या होती है? दैट यू कैन टेक मोर टाइम, उसमें टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। चलो, लाइबिलिटी को भी हमने क्लासीफाई किया है, जब हमने फाइनेंशियल पोजीशन में बताना है तो उसको भी हमने नेचर के वाइज क्लासीफाई किया है, जैसे हमने सेट्स करी थी ना,
तो सबसे पहले क्या है, ट्रेड या फिर अदर पेबल्स। ट्रेड या फिर अदर पेबल्स प्राइमरली इंक्लूड लाइबिलिटीज ड्यू टू सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर क्रेडिट परचेजेस। ये देखो डेटर्स में क्या था, वो क्या थे, ट्रेड रिसीवेबल्स थे। उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हमने कर्जा दे रखा होता है और हमें पैसे आने होते हैं, ठीक है। ये क्या है कि हमने किसी से क्या ले रखा है, कर्जा ले रखा है, हमने चीज़ें क्या करी हैं, परचेज करी हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर क्रेडिट परचेज, सप्लायर्स से या फिर कॉन्ट्रैक्टर से किससे क्रेडिट परचेज करिए, हमने उधार पे सामान लिया है, ठीक है। सन्ड्री पेबल ये पता है कौन होते हैं सन्ड्री, एक होते हैं ट्रेड पेबल्स, एक होते हैं सन्ड्री पेबल्स। देखो सन्ड्री पेबल्स होते हैं कि मतलब एक ही, ये रेकरेंट नहीं है, रेकरिंग नहीं, रेकरिंग क्या बोला था मैंने, रीअक्कर करना। अब ट्रेड पेबल जैसे होते हैं कि इनके साथ तो हमारा चलता ही रहता है उधार, है ना, खाता हमारा खुला ही रहता है। लेकिन सन्ड्री होते हैं कि मतलब कोई बहुत ज़रूरी है ना, हमें ज़रूरत पड़ गई तो हमने इनसे ले लिया, अदरवाइज़ ये हमारे रेगुलर नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट आर रेगुलर वंस, ट्रेड वाले होते हैं रेगुलर। तो इनका डिफरेंस, एक्सक्यूज मी सॉरी, तो सन्ड्री पेबल्स क्या है, मतलब ये रेकरिंग नहीं है हमारे क्रेडिटर्स, ओके। विच आर टू इनसिग्निफिकेंट टू बी प्रेजेंटली सेपरेटेड ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। और ये जो सन्ड्री पेबल्स है ना, इनको हमने डिफरेंट लिखना, अलग मतलब लिखना होता है। ट्रेड पेबल्स को हम अलग लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में, और सन्ड्री पेबल्स को अलग लिखेंगे हम, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो हमने क्या करी थी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब हमने कुछ कर्जा लिया है, किसी से पैसे लिए हैं, तो हमने वो थोड़े टाइम के अंदर उतारने हैं, जो कि क्या है, वो वक्त क्या है कि 12 महीने से पहले पहले हमने उतारने हैं। टिपिकली उसमें क्या आता है, बैंक का ओवरड्राफ्ट आ जाता है या शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स आ जाते हैं, जो कि हमने पेमेंट उनकी करनी होती है 12 महीने से पहले पहले, ठीक है। ये आ गई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कौन कौन सी चीज़ें करी हैं अभी हमने लाइबिलिटीज़ में, एक तो हो गई ट्रेड लाइबिलिटीज़, उसके बाद क्या आ गई, सन्ड्री लाइबिलिटीज़, सॉरी ट्रेड पेबल्स हो गए, सन्ड्री पेबल्स हो गए, और ये क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गए, ठीक है। अब हम करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन सी होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बेसिकली कौन सी होती हैं, जो कि हमने 1 साल ज़्यादा वक्त ले सकते हैं हम लोग उनको उतारने के लिए, ठीक है। मतलब वो कर्जा उतारने के लिए दैट कैन बी पेड ओवर अ पीरियड दैट एक्सीड्स 1 ईयर, 1 साल से ऊपर हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना, शॉर्ट टर्म में 1 साल से पहले पहले और लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज़्यादा। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये तो बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंस्टॉलमेंट जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे है, दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर ऑफ द रिपोर्टिंग, ओके। ये क्या है कि नो डाउट की इंस्टॉलमेंट्स, जैसे कई इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, जो कि हमने नो डाउट की 1 साल से ज़्यादा में हमने उतारे, लेकिन यही जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, यही जो बोरोइंग्स हैं ना, सॉरी, इन्हीं बोरोइंग के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी होता है जो हमें पे करना पड़ता है। समटाइम्स वो कर्जा लिया होता है ना, जैसे हमने तो कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं ना हम लोग, तो वही वाला कर्जा, लेकिन वो हमने 1 साल के बीच बीच में ही उतारना होता है, ठीक है। तो मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो आएंगी हमारी उसमें नॉन करंट में कि 1 साल से ज़्यादा टाइम लेकर आप उतार लो, लेकिन बट जो हमारी इन्हीं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर जो हमने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, वो किस में पे करेंगे हम लोग, शॉर्ट टर्म में, 1 साल के बीच बीच में, ओके। तो ये थी हमारी लाइबिलिटीज। अब हम बात करेंगे इक्विटी की। 3 चीज़ें करी थी ना, असेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। तो अब हम इक्विटी की बात करेंगे। इक्विटी क्या बताया था मैंने, लाइबिलिटी को और किसको, असेट में से जब डिडक्ट कर देती हैं लाइबिलिटीज, तो उससे हमारी क्या आ जाती है, इक्विटी। तो इक्विटी इज़ व्हाट द बिजनेस ओज टू इट्स ओनर्स। जो भी अगर जैसे पार्ट, ज़रूरी नहीं होता कि एक सोलो मीन्स एक ही जना हमारा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, बिजनेस मैन होता है जो, ठीक है। ज़रूरी नहीं, वो पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है जिसमें 3-4 पार्टनर्स हो, मिलकर चला रहे हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे हिंदू फैमिलीज़ हैं ना, तो उनमें भी लाइक चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो भी बिजनेस चलाते रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से तो फिर शेयर सब में बंटता है ना। तो क्या है इक्विटी, क्या है इक्विटी, वो चीज़ है जो कि एक बिजनेस ओ करता है, उस बिजनेस में देना होता है किसको, अपने ओनर्स को, ठीक है। एक तरीके से शेयर कह दो आप। तो इक्विटी कैसे निकालते हैं हम इक्विटी, लाइबिलिटीज़ में से, असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके। तो उसके बाद जो भी इफ़ देयरफॉर रिप्रेजेंट द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द बिजनेस दैट बिलोंग्स टू ओनर्स, उससे क्या पता लगता है, जो भी हमारा अमाउंट आती है वो पता लगती है कि ये किसकी है, हमारे ओनर्स की है, जो कि ओनर्स में इक्वली डिवाइड होगी, ठीक है।
इक्वली या डिपेंड करता है रेशो के हिसाब से डिवाइड करनी है या नहीं, ठीक है। तो इक्विटी क्या रिप्रेजेंट करता है यूजुअली, फाइनेंशियल पोजीशन। चलो आगे हम इक्विटी के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन में हम किस तरीके से उसको लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल हमारा। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल हमारा है जो कि रिप्रेजेंट करता है जो अमाउंट इन्वेस्ट करी है ओनर्स ने बिजनेस में। जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगाते हैं ना, वही वाली कैपिटल। अगर 3-4 ओनर्स है ना, कोई 50,000 लेके आया, कोई 60,000 लेके आया, कोई 80,000 लेके आया है, उसी के अकॉर्डिंगली जो भी पैसे इन्वेस्ट करे हैं जिस भी ओनर्स ने, वो किस में आता है, वो पैसा लिखना होता है शेयर कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं भाई? ये कंप्राइज करती हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे निकलती हैं? टोटल नेट प्रॉफिट में से किसको माइनस करते हैं हम? लॉस को, जो भी हुआ है हमारे बिजनेस में, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स कंप्राइजेज द टोटल नेट प्रॉफिट या फिर लॉस retained in the business after distribution to the owners in the form of dividends। अब देखो, जो भी हमारे पास लाइबिलिटी, असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके जो भी इंटरेस्ट या पैसा आया था ना हमारे पास, वो जो पैसा है ना, हमने सबसे पहले किस में डिवाइड करना है? हमारे ओनर्स में बांटना है अकॉर्डिंगली, जिसके हिसाब से वो कैपिटल लेके आए हैं, जो भी हमारा है, ठीक है ना। किसकी फॉर्म में हम बांटते हैं उसको? डिविडेंड की फॉर्म में। वो बांटने के बाद जो भी पैसा बचता है ना, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो किस में लिखते हैं हम? रिटेन्ड अर्निंग्स में। क्लियर है? चलो, अब एक है रीवैल्यूएशन रिजर्व। ये रीवैल्यूएशन का मतलब, ये तुम लोगों को बहुत क्लियरली पता होगा रीवैल्यूएशन का। जब हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, है ना, डिग्रीज़ के, तो फिर उसके बाद कईयों की सप्लीज आ जाती हैं, तो सप्ली आने के बाद हम लोग क्या फिल करते हैं? रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल करते हैं ना, कि दोबारा रीवैल्यू करी जाए, इसकी दोबारा चेकिंग करी जाए। उसी तरीके से कुछ जैसे प्रॉपर्टी होती है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, तो जैसे आज अगर हम बात करें, जैसे अगर हम फैशन की भी बात करें, देखो कभी कभी तो बेल बॉटम्स होते हैं, उनका इतना है ना वो फैशन आ जाता है। जैसे पहले 70s में ही होता था, 90s में तो कहाँ, 60-70s में बेल बॉटम्स चलते थे। अब दोबारा से बेल बॉटम्स आ गए हैं 20, है ना, 2000 में, 20s में। तो फिर अब देखो आप लोग, उसी तरीके से ना ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी चीज़ जो भी हमारे उसमें लगी हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी जब रीवैल्यू करने से ना समटाइम्स उसका डेप्रिशिएट तो करती है चीज़। डेप्रिशिएट करना मतलब घिस के उसका प्राइस कम होना, उसकी वैल्यू कम होना। उसी तरीके से समटाइम्स चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं, तो उस जब वो बढ़ती है तो उससे क्या निकलता है? सरप्लस निकलता है, ठीक है। जब किसी की वैल्यू बढ़ती है, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, प्लांट की हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, उसको भी हम लिखते हैं इक्विटी में। क्लियर है? तो कौन कौन सी चीज़ें हम लोग लिखेंगे इक्विटी में? इक्विटी में लिखते हैं हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स, अभी क्या किया हमने? रीवैल्यूएशन रिजर्व, उसके बाद शेयर कैपिटल। क्लियर है? तो ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिर्फ फर्स्ट पार्ट, जो कि है फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट हो गई है हमारी। इसके बाद अभी हम लोग 3 और हैं जो कि हम करेंगे, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, उसको प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर इस